वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। मैं कमलेश कुमार आज दूसरे चैप्टर का अगला भाग लेकर आया हूँ, जिसमें झिल्लियाँ, विसरण, प्रसरण दाब तथा प्रसरण दाब ज्ञात करने की विधियाँ आदि के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें। देखिए, इसमें झिल्लियाँ किसे कहते हैं? झिल्लियाँ किसी भी ठोस या द्रव की बहुत पतली परत को झिल्ली या मेम्ब्रेन कहते हैं। झिल्लियाँ जो होती हैं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहला पारगम झिल्लियाँ, दूसरा अपारगम्य झिल्लियाँ और तीसरा अर्धपारगम झिल्लियाँ। पारगम झिल्लियाँ ऐसे झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के सभी कण दूसरी ओर निकल जाते हैं, पारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं, जैसे कोशिका भित्ति। दूसरा अपारगम्य झिल्लियाँ यानी कि नॉन परमेबल मेम्ब्रेन, ऐसे झिल्लियाँ जिनमें से होकर किसी विलयन के किसी भी प्रकार के कण दूसरी ओर नहीं निकल पाते हैं, अपारगम झिल्लियाँ कहलाती हैं, जैसे क्यूटिकल व कार्क कोशिका भित्ति। तीसरा अर्धपारगम्य झिल्लियाँ ऐसी झिल्लियाँ जो विलयन से विलायक के अणुओं को निकल जाने देती हैं, परंतु विलेय के अणुओं को नहीं निकलने देती हैं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। जैसे जब हम वाटर प्यूरिफायर के रूप में अर्धपारगम झिल्ली का उपयोग अशुद्ध पानी को शुद्ध करने के लिए करते हैं, जिसमें अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा शुद्ध पानी को निकाल लिया जाता है अथवा पानी में मिले अशुद्ध अणु तथा कीटाणुओं को अलग कर दिया जाता है। मनुष्य के शरीर में कई प्रकार की जैविक झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिसमें रक्त को शुद्ध करने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अर्धपारगम झिल्लियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, अर्धपारगम झिल्लियाँ प्राय जीवित वस्तुओं में पाई जाती हैं। जंतु तथा वनस्पति कोशिकाओं पर अर्धपारगम झिल्लियाँ होती हैं, जैसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, सेलोफेन, कोलोडियन तथा जंतुओं और वनस्पति कोशिकाओं के आवरण, जो ऊपरी हिस्सा होता है। दूसरा एग्जाम्पल है कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम फास्फेट, कॉपर फेरोसाइनाइड, सेलुलोज नाइट्रेट आदि इसी प्रकार की कृत्रिम झिल्लियाँ बनाते हैं। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली सबसे अच्छी होती है और प्राय इसी झिल्ली को प्रयुक्त करते हैं, क्योंकि यह अधिक दाब यानी कि लगभग 150 वायुमंडल दाब सह सकती है। तीसरा उदाहरण है फिनाल की परत जल और कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के मध्य होने के कारण वह केवल जल को निकल जाने देती है। चूँकि यह जल में विलेय है, अतः जल से संतृप्त फिनाल की परत कैल्शियम नाइट्रेट विलयन के लिए अर्धपारगम झिल्ली का कार्य करती है। इसके बाद आगे दिया डिफ्यूजन यानी कि विसरण। किसी ठोस, द्रव अथवा गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण या डिफ्यूजन कहलाता है। जैसे अगरबत्ती की खुशबू का पूरे कमरे में फैल जाना, शक्कर का पानी में घुल जाना, लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट को पानी में डालने पर उसका जल में घुलकर फैलना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा CO2 को वातावरण से लेना तथा ऑक्सीजन को निकालना आदि
विसरण के उदाहरण हैं। यहाँ पर विलायक अणु यानी जल को लिया गया है और इसमें पोटेशियम परमैंगनेट को डाल करके जो है छोड़ दिया गया है। तो कुछ देर बाद देखते हैं जो पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा के कण होते हैं वो धीरे धीरे पूर्णतः से पानी में फैल जाते हैं। यानी विलायक अणुओं का प्रवाह विलय की तरफ होता है और विलयक अणु का प्रवाह विलय की तरफ होता है। विलय का विलायक में विसरण है। विलय का विलायक में विसरण एक दोहरी यानी बायलेटरल क्रिया है। इस क्रिया में विलय के अणु पहला विलय के अणु विलायक में ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ चित्र दिखाया गया था कि विलय के अणु जो होते हैं विलायक में ऊपर की ओर चलते हैं तथा विलायक के अणु विलय में नीचे की तरफ चलते हैं, जिससे एक समान सांद्रण का विलयन प्राप्त होता है। इसके बाद है परासरण। परासरण की परिभाषा या ऑस्मोसिस कहते हैं इसको। जब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से अर्ध पारगम्य झिल्ली से होते हुए विलयन की तरफ प्रवाहित होते हैं, तब इस प्रक्रिया को ऑस्मोसिस या परासरण कहते हैं। अथवा इसको हम दूसरे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे विलायक के अणुओं का कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्राकृतिक प्रवाह परासरण कहलाता है। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, एक प्रयोग दिखाया गया है, जिसमें एक पात्र है। उस पात्र में यहाँ बीच में एक अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है। ऊपर तरफ विलायक अणु यानी कि जल को भरा गया है और नीचे की तरफ विलयक अणु विलयक के अणु हैं, यानी नीचे सांद्र विलयन है और ऊपर तन विलयन है। तो यहाँ देखते हैं अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा जो कम सांद्रता का विलयन है यानी जो तन विलयन है, अर्थात कह सकते हैं विलायक अणु ये अधिक सांद्रता यानी सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। तो इसको हम परासरण बोलते हैं। परासरण की घटना को प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक एबे नाले ने 1784 ईस्वी में प्रयोग किया। इसके अनुसार एक फनल में थोड़ा चीनी का विलयन लेकर उसके मुंह को एक अर्धपारगम झिल्ली से बंद कर उसे जल से भरे एक बड़े बीकर में डुबा दिया जाता है तथा चीनी के विलयन का तल बीकर के जल की सतह के बराबर रखा जाता है। इस प्रकार जल झिल्ली के आर पार गमन कर सकता है, किंतु चीनी के अणु नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त परासरण के अन्य उदाहरण भी हैं। जैसे पहला उदाहरण है कि दो बराबर आकार के अंडे लेकर तनु HCl में रख कर इनके खोल उतार देते हैं। जो ऊपर का आवरण होता है उसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें से एक को आशुद्ध जल में यानी डिस्टिल वाटर में तथा दूसरे को नमक के संतृप्त विलय में रखते हैं। कुछ समय बाद आशुद्ध जल में रखा अंडा फूल जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो विलायक के अणु जो कम के अणु हैं यानी कम सांद्रता वाला, वो अधिक सांद्रता वाले विलयन की यानी अंडे के अंदर चला जाता है और अंडा क्या होता है? फूल जाता है। और नमक के विलयन में रखा हुआ अंडा सिकुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडे के अंदर की जो सांद्रता है वो सांद्रता नमक के विलयन की सांद्रता की अपेक्षा कम है। तो अंडे के अंदर के जो अणु होते हैं वो नमक के सांद्र विलयन की तरफ चले जाते हैं और अंडा क्या देते हैं? सिकुड़ जाता है। यह इस तथ्य पर आधारित है कि आशुद्ध जल
अंडे के सांद्र द्रव में जाता है, जबकि दूसरी स्थिति में जल अंडे से बाहर आता है, जिससे दोनों ओर सांद्रण एक जैसा हो जाता है। अंडे की ऊपरी सतह पर लगी झिल्ली यहाँ पर अर्धपारगम झिल्ली के रूप में कार्य करती है। इसी प्रकार से दूसरा अन्य उदाहरण है सिलिका गार्डन। सिलिका गार्डन यानी कि जब फेरस सल्फेट, निकल सल्फेट, कोबाल्ट नाइट्रेट आदि के क्रिस्टलों को सोडियम सिलिकेट के जलीय विलयन में रखते हैं तो युग्म विच्छेदन से उनकी सतह पर धात्विक सिलिकेट बन जाते हैं जो अर्धपारगम्य होते हैं। इनमें परासरण से जल अंदर जाने के कारण यह फट जाते हैं और सिलिका गार्डन बन जाता है। तो ये अनुदाहरण भी है परासरण के। इसके बाद आगे परासरण दाब परिभाषा क्या है। परासरण दाब को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं अलग अलग दी थी। जैसे इसमें है प्रथम परिभाषा में है कि परासरण दाब उस द्रव अस्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। दूसरी परिभाषा है किसी विलयन को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा उसके विलायक से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। तीसरी परिभाषा है वह कम से कम बाहरी दाब जो विलयन पर लगाने से उसका वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यहाँ पर 2 बार हो गया है, विलयन का परासरण दाब कहलाता है। इसके बाद परासरण दाब को मापने की बर्कले हार्टले विधि, ये वैज्ञानिक थे। इस विधि को बर्कले तथा हार्टले ने सन 1904 ईस्वी में दिया था। इसका प्रयोग जलीय विलयनों के परासरण दाब ज्ञात करने में किया जाता। यहाँ पर परासरण दाब ज्ञात करने के लिए बर्कले तथा हार्टले विधि का उपकरण दिखाया गया है। इसमें यहाँ पर 3 परतें होती हैं। तो तीनों परतों में यहाँ मध्य में कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी हुई अर्धपारगम झिल्ली होती है जो कि सरंध्रयुक्त होती है। इसके ऊपरी और निचले भाग में जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसको भर दिया जाता है और मध्य वाले भाग में यहाँ पर विलायक यानी जल को भरा जाता है। यहाँ मध्य वाले भाग में इस जो नली है उसको हम आंतरिक नली बोलते हैं और बाहरी वाले भाग को की नली को हम बाहरी नली बोलते हैं। इसके ऊपर दाब डालने के लिए पिस्टन लगा होता है। जब दाब डाला जाता है तो उस दाब को मापने के लिए यहाँ पर जो कि परासरण दाब होता है एक दाब मापी यंत्र लगा होता है। इसके दोनों किनारों पर केशिका नली लगी होती है। जिस विलयन का परासरण दाब हमको ज्ञात करना होता है उसे बाहर नली में भर दिया जाता है और पिस्टन की सहायता से विलयन पर इतना दाब डालते हैं कि जो विलयन में विलायक के अणु होते हैं जो विलायक अणु होते हैं वो जल की तरफ चले जाते हैं और यहाँ केशिका नली में जल का तल जो होता है ऊपर चला जाता है और जैसे ही यहाँ दाब छोड़ा जाता है
तो विलायक के अणु पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं और केशिका नली में जल का तल पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। तो पिस्टन द्वारा यहाँ विलयन पर डाला गया दाब परासरण दाब कहलाता है। इसको हम दाबमापी यंत्र की सहायता से नोट कर लेते हैं। यहाँ इसकी प्रयोग विधि दिखाई गई है, देख लीजिए, आप नोट कर सकते हैं। बर्कले तथा हार्टले विधि के उपकरण में दो समकेंद्रीय नलियाँ होती हैं, जिनमें से आंतरिक नली सरंध्र पात्र की बनी होती है। सरंध्र पात्र की दीवारों में विद्युत विधि से तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली लगी होती है। इसके एक सिरे पर केशिका नली तथा दूसरे सिरे पर टोंटीदार कीप संचय के रूप में लगी होती है। इन समकेंद्रीय नलियों को घेरे हुए गनमेटल की बनी हुई बाहरी नली व्यवस्थित होती है। इस नली में एक जलरुद्ध पिस्टन तथा एक दाबमापी लगे रहते हैं, जिससे विलयन की सतह पर अपेक्षित दाब डाला जाता है। प्रयोग में आंतरिक नली में आसुत जल यानी विलायक भरा रहता है और आरंभ में केशिका नली में जल की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। आंतरिक नली और बाहरी नली के मध्य स्थान में वह विलयन भरा जाता है जिसका परासरण दाब निकालना होता है। जब परासरण होता है तो आंतरिक नली से जल यानी विलायक का प्रवाह विलयन की ओर होता है और केशिका नली में जल का तल नीचे आ जाता है। अब पिस्टन के द्वारा विलयन के ऊपर इतना दाब डालते हैं कि केशिका नली में जल का तल अपने पूर्व स्थान पर पहुंच जाता है, यानी कि अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है, तथा इस समय पिस्टन के द्वारा विलयन पर लगा दाब परासरण दाब होता है। इसे दाबमापी यंत्र की सहायता से नोट कर लेते हैं। यही है बर्कले हार्टले विधि के द्वारा परासरण दाब ज्ञात करना। इसके बाद आगे देखते हैं बर्कले और हार्टले विधि की उपयोगिताएं क्या क्या हैं। बर्कले और हार्टले विधि की उपयोगिताएं निम्नलिखित हैं। पहला कि परासरण दाब ज्ञात करने में अधिक समय नहीं लगता है, जबकि अन्य विधियों में अधिक समय लगता है। ये नहीं रहेगा, नहीं लगता है। दूसरा, अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता है, अतः इसके फटने का डर नहीं रहता है। तीसरा है, इस विधि में विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिणाम शुद्ध प्राप्त होता है। नंबर 4, इस विधि में विलयन का ताप स्थिर रहता है, क्योंकि विलयन बाहरी ताप व दाब से अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट हेडिंग है परासरण दाब के नियम। इसको दिया था वानठाप ने। परासरण दाब से पहले हम देखेंगे तन विलयन का सिद्धांत क्या है। वानठाप ने गैसों तथा तन विलयनों के अध्ययनों के पश्चात सन 1885 में विलयनों का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो वानठाप का विलयन सिद्धांत कहलाता है। वानठाप का विलयन सिद्धांत कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार क्या सिद्धांत है कि कोई पदार्थ तन विलयन में गैस की भांति व्यवहार करता है और उस पदार्थ का तन विलयन में परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो वह पदार्थ गैसीय अवस्था में विलयन के समान आयतन घेरने पर उत्पन्न करेगा। इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक तन विलयन में विलेय अणु वही कार्य करते हैं जो कि एक गैस में गैस के अणु करते हैं। परासरण दाब गैस दाब के अनुरूप ही होता है। यह तन विलयनों का सिद्धांत कहलाता है। तो यहाँ जो तन विलयन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर वानठाप ने परासरण दाब का नियम दिया था, जो कि निम्नलिखित हैं। जैसे पहला नियम है बायल वानठाप
पहला नियम यहाँ देखेंगे, बायल-वांट-हाफ नियम। क्या है नियम? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी तनु विलयन का प्राशण दाब विलयन के विलय के सांद्रण के समानुपाती होता है, क्योंकि यह दाब विलय के अणुओं के अर्ध पारगम्य झिल्ली पर टकराने से उत्पन्न होता है। अर्थात इसको दिखा सकते हैं P प्रोपोर्शनल C या P प्रोपोर्शनल 1/V, जहाँ C क्या मोलर सांद्रता है, P प्राशण दाब है और C को ले सकते हैं 1/B, यानी B यहाँ पर आयतन है, या P बराबर K इंटू 1/V, जहाँ K एक स्थिरांक है। इसका मान स्थिर ताप पर स्थिर रहता है। इसको हल करेंगे और तो हो जाएगा या PV बराबर K। तो कह सकते हैं कि अतः स्थिर ताप पर तनु विलयनों के प्राशण दाब और उनके आयतन का गुणनफल सदैव स्थिर रहता है। यह बायल-वांट-हाफ का पहला नियम। दूसरा नियम है चार्ल्स-वांट-हाफ नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर या स्थिर आयतन पर किसी विलयन का प्राशण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात P प्रोपोर्शनल T या P प्रोपोर्शनल KT, या इसको ले सकते हैं P/T = K, जहाँ P बराबर प्राशण दाब है और T परम ताप, जिसको दिखाते हैं जो डिग्री सेल्सियस होता है उसमें 273 जोड़ देते हैं तो बन जाता है परम ताप, यानी इसका मात्रक केल्विन होता है, और K एक स्थिरांक है। यह चार्ल्स-वांट-हाफ नियम है, इस नियम को दाब ताप नियम भी कहा जाता है। तीसरा नियम है तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण, यानी कि वह समीकरण जो ताप, दाब तथा आयतन पर आधारित बायल-वांट-हाफ तथा चार्ल्स-वांट-हाफ नियमों को संयुक्त करने पर प्राप्त होता है, तनु विलयनों के लिए सामान्य समीकरण कहलाता है। यानी कि बायल-वांट-हाफ नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनल 1/V समीकरण 1, चार्ल्स-वांट-हाफ नियम के अनुसार P प्रोपोर्शनल T समीकरण नंबर 2, यानी दोनों नियमों को संयुक्त करने पर तो प्राप्त होगा P प्रोपोर्शनल T/V या P बराबर K T/V, जहाँ K क्या एक स्थिरांक है। K के स्थान पर हम यहाँ R लिखेंगे, हो जाएगा PV बराबर KT या PV बराबर RT। चूँकि R जो यहाँ पर हमको दिखाना विलयन के रूप में, तो विलयन के लिए हम यहाँ स्थिरांक प्रयोग करेंगे यस, यानी जो गैसीय स्थिरांक R है वो विलयन स्थिरांक R के यस के बराबर होगा। तो यहाँ जब बराबर करेंगे तो R के स्थान पर हम यस भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा PV बराबर ST, जहाँ P विलयन का प्राशण दाब है, B विलयन का आयतन है, यस विलयन का स्थिरांक, इसका मान गैस स्थिरांक यानी R के समान 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन प्रति मोल या 8.314 अर्ग प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है CGS पद्धति में, यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में, या 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल, ये होता है MKS पद्धति में, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में होता है। यदि विलयन में विलय के मोलों की संख्या को n मान लिया जाए तो PV बराबर NST या P बराबर N/V ST या P बराबर CST, यानी कि C होता है N/B मोलों की संख्या बटे आयतन,
80 जानते हैं सब लोग क्यों? ये होता है विलयन का मोलर सांद्रण। यह सामान्य विलयन समीकरण कहलाता है। जो समीकरण प्राप्त होता है घेरे के अंदर इसको कहते हैं सामान्य विलयन समीकरण। यदि n बराबर W/m यानी मोलर संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार हो, तब समीकरण एक यहाँ हो जाएगा ये Pv बराबर W/m और ST। तो इसकी सहायता से हम किसी भी विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। चौथा यहाँ पर है एवोगाद्रो वार्नठाप नियम। समान ताप तथा दाब पर विलयनों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। कैसे समान होती है? यह विलयन उन विलयनों पर प्रभावी होता है जिनमें विलेय अणुओं का वियोजन या संगुणन ना हो। तो सामान्य विलयन समीकरण Pv बराबर NST के अनुसार यदि n को 1 मान लिया जाए, तब पहले विलयन के लिए P1V1 बराबर ST1 तथा दूसरे विलयन के लिए P2V2 बराबर ST2। यदि यहाँ पर P1 P2 के बराबर है तथा T1 यहाँ T2 के बराबर है, तब जो आयतन इसका है वो B1 वो B2 के बराबर होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समान ताप तथा दाब पर, यानी यहाँ पर ताप भी समान है दोनों और यहाँ दाब भी समान दोनों, तो समान ताप तथा समान दाब पर विलयनों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। और देखिए परासरण दाब का नियम कहाँ सत्य होता है, कहाँ पर लागू होता है। परासरण दाब के नियम तभी सत्य होते हैं जबकि पहला कि विलयन का सांद्रण कम होता हो, दूसरा विलेय पदार्थ का विलयन में वियोजन या संगुणन नहीं होता हो, तीसरा विलयन का तापक्रम स्थिर रहता हो, चौथा है विलेय अवाष्पशील हो, तब जाकर के यहाँ पर जो परासरण दाब का नियम लागू होगा। इसके बाद आता है प्रतिलोम परासरण तथा जल शोधन। प्रतिलोम परासरण क्या है? यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें, यहाँ पर दिखाया गया है एक तरफ शुद्ध जल है तो एक तरफ लवणीय जल है, ऊपर से पिस्टन की सहायता से इस पर दाब डाला जाता है। यानी कि इसके दाब डालने के पहले यहाँ पर परासरण क्रिया होती है, जो जल के अणु होते हैं वो लवणीय विलयन की तरफ जाते हैं, लेकिन जब पिस्टन की सहायता से दाब डाला जाता है तो जो लवणीय जल के विलायक कण होते हैं वो शुद्ध जल यानी विलायक की तरफ चले जाते हैं। तो दिखाएंगे यहाँ पर कि यदि विलयन पर उसके परासरण दाब से अधिक दाब प्रयुक्त करें तो अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से विलयन से विलायक का प्रवाह शुद्ध विलायक की ओर होने लगता है। इस प्रक्रिया को प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसका प्रयोग समुद्री जल एवं कठोर जल आदि को शुद्ध करने में किया जाता है। शर्तें क्या है? प्रतिलोम परासरण के लिए आवश्यक दाब बहुत अधिक होता है। इसके लिए सेलुलोज स्टेट की बनी झिल्लियों का उपयोग किया जाता है। ये झिल्लियाँ जल के लिए पारगम्य होती हैं, परंतु समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियों एवं आयनों के लिए अपारगम्य होती हैं। या जो आयन वगैरह होते हैं या अशुद्धियाँ जो होती हैं वो इधर उधर नहीं जा पाती हैं। तो इस प्रकार से इसके जल का शोधन हो जाता है। इसके बाद समपराशरी विलयन या आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? ऐसे कोई दो विलयन जिनको अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक करने पर परासरण नहीं होता समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अर्थात समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण ताप समान होते हैं समपरासारी विलयन कहलाते हैं। परासरण न होने का कारण यह है कि इन विलयनों का परासरण ताप समान होता है।
अतिपरासारी और अल्परासारी विलयन क्या है? यदि समान ताप पर दो विलयनों में से एक विलयन का परासरण दूसरे विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है तो अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अतिपरासारी या अतिपरासारी विलयन या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, तथा जिन विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासारी विलयन कहते हैं। इस प्रकार के दोनों विलयनों को यदि पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया जाए तो इनमें से विलाय के अणुओं का प्रवाह अल्प परासारी विलयन से अतिपरासारी विलयन की ओर होता है। जैसे किशमिश को जल में डाल देने पर वह फूल जाती है, क्योंकि परासरण क्रिया द्वारा जल के अणु कोशिका झिल्ली से होकर किशमिश में चले जाते हैं। इसी प्रकार से अंगूर को सोडियम क्लोराइड के सांद्र विलयन में डालने पर वह सिकुड़ जाती है, क्योंकि परासरण क्रिया द्वारा जल के अणु अंगूर से सोडियम क्लोराइड विलयन की ओर चले जाते हैं। परासरण दाब नियम की सीमाएं क्या हैं? निम्नलिखित दशाओं में परासरण दाब के नियम सही नहीं होते हैं। कब? जब पहला विलेय का विलयन में वियोजन या संगुणन होता हो, विलेय के विलयन में सांद्रता अधिक होती हो, तीसरा विलेय वाष्पशील होता है और चौथा विलेय विद्युत अपघट्य होता है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ जो परासरण दाब का नियम है वो लागू नहीं। इसके बाद अब सामान्य मोलर द्रव्यमान यानी कि एबनॉर्मल मोलर मास। यदि किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान सामान्य से कम अथवा अधिक आता है तो इस मोलर द्रव्यमान को अपसामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। किसी विलयन के अणुसंघ गुणधर्म जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन तथा क्वथनांक का उन्नयन, ये सभी जो होते हैं अणुसंघ गुणधर्म होते हैं, उसमें विद्यमान कणों की संख्याओं पर निर्भर करते हैं। अर्थात अणुसंख्य गुण कणों की संख्याओं के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस कारण अणुसंख्य गुण भी बढ़ या घट जाते हैं। यद्यपि मोलर द्रव्यमान अणुसंख्य गुण नहीं होता है, परंतु यह अणुसंख्य गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कारण मोलर द्रव्यमान भी अणुसंख्य गुण में परिवर्तित होने पर मोलर द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि अणुसंख्य गुण प्रोपोर्शनल विलेय के कणों की संख्या, इसलिए मोलर द्रव्यमान प्रोपोर्शनल अनपान अणुसंख्य गुणधर्म या मोलर द्रव्यमान प्रोपोर्शनल अनपान विलेय के कणों की संख्या। अतः वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित होता है उसका मोलर द्रव्यमान इन विधियों से ज्ञात करने पर सामान्य मोलर द्रव्यमान से कम आता है और उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जो विलयन में संगुणित होता है सामान्य मोलर द्रव्यमान से अधिक होता है। यह अधिक या कम मोलर द्रव्यमान असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। यानी सामान्य प्रकलित या सैद्धांतिक मान कहा जाता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य जो परीक्षण किया करके निकाला गया है। असामान्य या परीक्षित मोलर द्रव्यमान दोनों का अनुपात बराबर होता है वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या बटा वियोजन या संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। इसकी सहायता से विलयन में किसी पदार्थ के वियोजन या संगुणन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। अब इसके बाद आता है वन टॉप गुणांक। वन टॉप गुणांक क्या है? वन टॉप गुणांक वन टॉप ने सम अणु के सांद्रण वाले विद्युत अपघट्य तथा विद्युत अनपघट्य
पदार्थों के विलयनों के अणुसंघ गुणधर्मों जैसे पराश्रय दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन व हिमांक का अवनमन से निम्नलिखित संबंध स्थापित किए। संबंध क्या है? यानी कि आई बराबर, आई को हम वानठाव गुणांक कहते हैं, यानी वानठाव गुणांक को आई से व्यक्त किया जाता है। तो आई बराबर असामान्य अपेक्षित अणुसंघ गुणधर्म बटा सामान्य या परिकलित या सैद्धांतिक अणुसंघ गुणधर्म, जहाँ आई वानठाव गुणांक है, अतः उक्त दशाओं में अणुसंघ गुणधर्मों के असामान्य मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वानठाव गुणांक कहते हैं। इसे आई से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद आता है संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्यावस्था में संगुणित अणुओं की संख्याओं को उस पदार्थ के संगुणन की मात्रा कहते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थों जैसे एसिटिक अम्ल जल में संगुणित होता है, बेंजोइक अम्ल बेंजीन में संगुणित होता है, फिनाल बेंजीन में संगुणित होता है। यानी सभी क्या होते हैं? जब संगुणित हो जाते हैं तब संगुणन के बाद कणों या अणुओं की संख्या घट जाती है, जिसके फलस्वरूप अणुसंघ गुणधर्म घट जाते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है, व्युत्पत्ति की गई है कि माना किसी पदार्थ ए के n अणु संगुणित होते हैं। जो ए का n अणु है यह संगुणित होकर के बनाता है AN तथा उसके संगुणन की मात्रा अल्फा है, तो NA इक्वल टू AN, माना प्रारंभ कणों की संख्या 1 है, साम्य अवस्था पर यहाँ 0 होगी। संगुणन के बाद जो साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है तो जो ए अणु है उसका संगुणन हो जाता है। यानी कि संगुणन के बाद या साम्य अवस्था पर कणों की संख्या या संगुणन होते अल्फा था, तो संगुणन की मात्रा अल्फा है। तो यहाँ शेष मात्रा क्या आएगी? यहाँ संगुणन के बाद 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ जो n है, ए के n अणु की संख्या से हम संगुणित अणुओं की संख्या यानी अल्फा मात्रा में n से भाग कर देंगे। अतः संगुणन के बाद कुल कणों की संख्या साम्य अवस्था कणों की संख्या प्राप्त हुई है 1 माइनस अल्फा और अल्फा प्लस n दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n। संगुणन से पूर्ण कणों की संख्या बराबर 1 प्रारंभ दिया गया था, इसलिए वार्ण हाफ गुणांक आई बराबर सूत्र संगुणन के बाद कणों की संख्या बटे संगुणन से पूर्व कणों की संख्या। तो जब मान रखेंगे आई बराबर संगुणन के बाद कणों की संख्या है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n और संगुणन से पूर्व कणों की संख्या 1 है, हल कर लेंगे। यह हो जाएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n, एक को इधर ले आएंगे तो आई माइनस 1 बराबर माइनस अल्फा प्लस अल्फा बटे n, या आई माइनस 1 इस बराबर अल्फा कॉमन ले लेंगे, इसको उल्टा लिख दे तो हो जाएगा 1 अपान n माइनस 1। यह इसको और हल करेंगे तो जगह अल्फा बराबर आई माइनस 1 बटा n माइनस 1। यहाँ पर दाएं पक्ष में हमारे से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो जगह अल्फा बराबर माइनस आई माइनस 1 बटा माइनस 1 अपान n माइनस 1। यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको ले सकते हैं अल्फा बराबर 1 माइनस आई बटा 1 माइनस 1 बटा n।
या इसको और हल करेंगे हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 1 माइनस आई बटा एन माइनस 1 बटा एन। एन को ऊपर ले जाएंगे तो एन से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा अल्फ़ा बराबर एन 1 माइनस आई बटा 1 माइनस 1, जहाँ अल्फ़ा संगुणन की मात्रा है, एन संगुणित अणुओं की संख्या और आई 1/2 गुणांक है। यानी इस सूत्र की सहायता से हम अल्फ़ा संगुणन की मात्रा या 1/2 गुणांक की गणना कर सकते हैं। इसके बाद वियोजन की मात्रा, यह संगुणन की मात्रा थी, वैसे वियोजन की मात्रा भी परिभाषा मिलती जुलती। किसी पदार्थ के कुल अणुओं से साम्यावस्था में वियोजित अणुओं की संख्या या कणों की संख्या उस पदार्थ के वियोजन की मात्रा कहलाती है। लवण यानी सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट आदि लवण, अम्ल, क्षार और अन्य विद्युतापघट्य विलयन में आयनित हो जाते हैं। वियोजन के बाद कणों या अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप अणुसंख्य गुणधर्मों के मान भी बढ़ जाते हैं। तो मान लिया कि माना किसी पदार्थ ए के वियोजन की मात्रा अल्फा है तथा यह वियोजन पर एन अणु भी देता है। यानी पदार्थ ये है और इसका जब वियोजन होता है यानी साम्यावस्था स्थापित होती है तो बी का एन अणु देता है, यानी कि एन अणु बी देता है। तो यहाँ प्रारंभ कणों संख्या ए का 1 मान लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। वियोजन के पश्चात या साम्यावस्था कणों संख्या बी की मात्रा जो है यानी वियोजन की मात्रा अल्फ़ा, यहाँ से गुणा कर देंगे और यहाँ शेष मात्रा बचेगी 1 माइनस अल्फ़ा। तो वियोजन के बाद कणों की संख्या बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। साम्यावस्था पर दोनों को जोड़ देंगे तो वियोजन से पूर्व कणों की संख्या बराबर 1, इसलिए 1/2 गुणांक आई बराबर सूत्र वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पूर्व कणों की संख्या। तो इस सूत्र में इस मान को रखेंगे तो हो जाएगा आई बराबर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा बटे 1, या आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा। 1 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा आई माइनस 1 इक्वल टू एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। यहाँ घुमा देंगे इसको, माइनस को इधर ले आएंगे, प्लस को इधर ले आएंगे, हो जाएगा एन अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। यहाँ अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आई माइनस 1 इक्वल टू अल्फ़ा ब्रैकेट में एन माइनस 1, या अल्फ़ा बराबर यहाँ इधर ले आएंगे इसको तो आई माइनस 1 बटे एन माइनस 1। इस समीकरण की सहायता से वियोजन की मात्रा अल्फ़ा तथा 1/2 गुणांक आई ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं विलयन से संबंधित। इसको आप यहाँ देख करके याद कर सकते हैं, जैसे अम्लता, मोलरता, मोलरता, राउल का नियम, वास्तव उन्नमन, संस्कृतनांक उन्नयन, इस तरह से यहाँ पर तमाम सूत्र दिए गए हैं। इन सूत्रों को आप जो है यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस सूत्र की सहायता से इसके अंदर जितने भी आंकिक प्रश्न हैं उसको हल किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। कल हम आंकिक प्रश्नों को लेकर आएंगे। धन्यवाद।